वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 7 मैथ्स का 7th चैप्टर और इस चैप्टर की 10 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 7.4 कंस्ट्रक्शंस रिलेटेड टू एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल्स। अब ट्राइंगल के एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, कैसे उनका कंस्ट्रक्शन करते हैं, इन सारी चीज़ों की बात इस टॉपिक में हम करेंगे। अब एक और सेट है यूजफुल मेजरमेंट्स का ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में। मतलब ट्राइंगल में जैसे साइड हो गया, एंगल हो गया, इन सब का तो मेजरमेंट करते ही हैं। ट्राइंगल में एक और चीज़ मेजर की जाती है, वो चीज़ क्या है? द हाइट ऑफ ईच ऑफ इट्स वर्टिसेस विद रिस्पेक्ट टू द अपोजिट साइड्स। हर वर्टेक्स की जो हाइट है उसके अपोजिट वाले साइड के रिस्पेक्ट में, इसको भी हम फाइंड आउट करते हैं। अब हमारे आसपास की जो दुनिया है वहाँ पर हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स की हाइट के बारे में बात करते हैं। जैसे द हाइट ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन की हाइट हो गई, किसी ट्री की हाइट हो गई, किसी बिल्डिंग की हाइट हो गई। What do you mean by the word height? तो ये जो वर्ड हाइट, इसका मतलब क्या? यानी जब हम कहते हैं किसी पर्सन की हाइट, ट्री की हाइट, बिल्डिंग की हाइट या किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, तो वो हाइट है क्या? तो हाइट होती है, जैसे मैं यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ये हमारा ग्राउंड है और एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है। तो इसकी हाइट बेसिकली इसका जो बिल्कुल टॉप वाला पोर्शन है, यानी हेड में यहाँ ऊपर की तरफ, और बिल्कुल नीचे वाला जो पोर्शन है, दैट इज उसके जो फीट्स हैं, इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है, इसी को हम हाइट कहते हैं। और हाइट का जो मेजरमेंट है ना, जैसे हम अगर ग्राउंड से मेजर कर रहे हैं तो ग्राउंड के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम मेजर करेंगे। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लेंथ है वो हाइट है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये ग्राउंड से 90 डिग्री बना रहा है। हाइट कोई ऐसे मेज़र नहीं करता कि ये ऐसे तिरछा मेज़र कर रहे हैं, बल्कि सीधा ऐसे रहता है। तो जैसे किसी चीज़ की हाइट हमको ग्राउंड से मेज़र करनी है तो ग्राउंड से बिल्कुल 90 डिग्री बनाते हुए ऐसे ऊपर की तरफ जाएंगे जहाँ तक उसका लेवल होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये हमारी कोई बिल्डिंग है तो इसकी हाइट हमको मेज़र करना होगा, तो यहाँ बिल्कुल ग्राउंड से 90 डिग्री बना के सीधा ऊपर जाएंगे इस बिल्डिंग वाले लेवल तक। तो ये जो पूरी डिस्टेंस है ये वाली, यही हाइट है। अब कंसीडर करो एक ट्राइंगल ए बी सी। वॉट इज द हाइट ऑफ द वर्टेक्स ए फ्रॉम इट्स अपोजिट साइड बी सी एंड हाउ कैन इट बी मेजर्ड? तो जो वर्टेक्स ए है उसकी हाइट क्या होगी उसके अपोजिट वाला जो साइड है, यानी उसके सामने वाला जो साइड है, दैट इज बी सी, उससे। भाई ए के अपोजिट वाला यानी ए के सामने वाला साइड कौन सा होगा? ये बी सी होगा ना। बाकी ए बी तो बगल वाला है, ए सी उसके बगल वाला है, मतलब ए से मिला हुआ है। अपोजिट वाला साइड ए बी सी होगा। तो आपसे ही पूछा जा रहा है कि ए वाले वर्टेक्स की हाइट बी सी से कितना होगी। तो अभी मैंने आपको बताया था किसी पर्सन, ट्री, बिल्डिंग या कोई से भी ऑब्जेक्ट की हाइट मेज़र करनी होती है तो ऐसे सीधा हम मेज़र करते हैं कि वो जो पॉइंट है वो जहाँ से हमको मेजरमेंट करना है उससे कितना ऊपर है, कितना दूर है। तो अगर हमको ए वाले वर्टेक्स की हाइट बतानी है बी सी से, तो बी सी से बिल्कुल सीधा यानी परपेंडिकुलर चलेंगे ए वाले पॉइंट तक। तो यही जो ए डी वाला लाइन सेगमेंट है, यही ए की हाइट है बी सी वाले साइड से। लेट ए डी बी द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए ड्रॉन परपेंडिकुलर टू बी सी। तो ये ए डी क्या है? एक लाइन सेगमेंट है जिसको ए वाले वर्टेक्स से हमने ड्रॉ किया है बी सी के परपेंडिकुलर। मतलब ए से लाइन ड्रॉ करके हम ऐसे भी जा सकते थे, लेकिन ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है ये बी सी के परपेंडिकुलर नहीं है। मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बनना है। इसी तरह ऐसे भी लाइन ड्रॉ की जा सकती थी ए वाले वर्टेक्स से, लेकिन ये लाइन भी बी सी के परपेंडिकुलर नहीं है। तो अगर हम ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो ए वाले वर्टेक्स से निकले और बी सी वाली लाइन तक जाए बी सी के परपेंडिकुलर, तो ये जो ए डी वाली लाइन हमको मिलेगी वही ए वाले वर्टेक्स की हाइट है बी सी से। द लेंथ ऑफ ए डी इज द हाइट ऑफ द वर्टेक्स ए फ्रॉम बी सी। ये मैंने आपको बताया कि ए डी की जो लेंथ है वही वर्टेक्स ए की हाइट है बी सी से। द लाइन सेगमेंट ए डी इज सेड टू बी वन ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल। अब जो हाइट है ना उसी को हम एल्टीट्यूड भी कहते हैं। तो जो लाइन सेगमेंट ए डी हमको मिला है ये ट्राइंगल का एक एल्टीट्यूड है। मतलब ये एक एल्टीट्यूड है, ऐसे दो एल्टीट्यूड और मिलेंगे, क्योंकि अभी हमने वर्टेक्स ए की बात की है ना, मतलब वर्टेक्स ए की हाइट बताई है। ऐसे दो वर्टेक्स हमारे पास और हैं, तो बी वाले वर्टेक्स की हाइट उसके अपोजिट साइड से, इसी तरह से सी वाले वर्टेक्स की जो हाइट है उसके अपोजिट साइड से। तो ये तीन एल्टीट्यूड्स हमको मिलेंगे। तो जैसा हमने ए वाले वर्टेक्स की हाइट बताई उसके अपोजिट साइड से, अब इसी तरह से आप बताओ बी वाले वर्टेक्स की हाइट क्या होगी उसके अपोजिट साइड से। तो बी के अपोजिट साइड कौन सा है? बी के सामने ये ए सी वाला साइड है। तो बी वाले वर्टेक्स की हाइट ए सी से क्या होगी? क्या करेंगे? जैसा हमने ए वाले में किया वही काम करेंगे। एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि बी से निकले और जो अपोजिट वाला साइड है दैट इज ए सी उसके परपेंडिकुलर जाए। तो ये ऐसे अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें जो यहाँ जाके 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो ये बी वाले वर्टेक्स की हाइट हो गई उसके अपोजिट साइड ए सी से। अब इसी तरह से सी वाले वर्टेक्स की हाइट क्या होगी? तो सी के अपोजिट कौन सा साइड है? सी के सामने वाला साइड तो ये ए बी वाला है। तो बस हम क्या करेंगे, एक लाइन इस सी वाले वर्टेक्स से ड्रॉ करेंगे इस तरह से कि वो ए बी वाले लाइन के परपेंडिकुलर जाए।
मतलब यहाँ पर आके वो 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है वो सी वाले वर्टेक्स की हाइट है उसके अपोजिट साइड ए बी से। द अदर एल्टीट्यूड्स आर बी ई एंड सी एफ इन द फिगर बिलो। तो यहाँ पर देखो आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है, एक तो ए वाला हमने देख ही लिया, बी वाले वर्टेक्स की हाइट क्या होगी, बी से एक लाइन ड्रॉ करें हम अपोजिट साइड ए सी तक जो ए सी के परपेंडिकुलर हो। तो जहाँ पर ये लाइन ए सी वाले साइड से आके मिल रही है उस पॉइंट को अगर हम ई मान लें तो ये जो बी ई की लेंथ है ये बी वाले वर्टेक्स की हाइट है उसके अपोजिट साइड से। ठीक इसी तरीके से अगर हम सी से एक लाइन ड्रॉ करें अपोजिट साइड ए बी तक इस तरह से कि वो ए बी के परपेंडिकुलर हो, तो जहाँ पर ये लाइन आके मिल रही है ए बी वाले साइड को अगर उसको हम एफ मान लें तो ये जो सी एफ वाली लाइन है इसकी जो लेंथ है वो सी वाले वर्टेक्स की हाइट है ए बी वाले साइड से। तो ऐसे हम निकालते हैं दी परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द अदर वर्टिसेस टू दियर रिस्पेक्टिव अपोजिट साइड्स। इसको शॉर्ट में अगर हम बात करें कि बेसिकली एल्टीट्यूड या हाइट क्या है, तो अगर एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट वाले साइड तक तो वही जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया है वही उस वर्टेक्स की हाइट है। तो जब कभी हम हाइट वर्ड का यूज करते हैं ट्राइंगल के लिए कि ट्राइंगल की हाइट बताओ, वी जनरली रिफर टू द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड टू वेदर साइड वी टेक एज बेस। तो उस केस में हमको एल्टीट्यूड की लेंथ बतानी होती है जिस साइड को भी हमने बेस माना होता है उससे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक ट्राइंगल बनाया यहाँ पर पी क्यू आर। अब मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बताओ ट्राइंगल पी क्यू आर की हाइट क्या है, तब आप ये सोचोगे कि हमारे पास तो 3 वर्टेक्स हैं, किसकी हाइट बतानी है, पी क्यू आर, इनमें से किस वर्टेक्स की हाइट पूछ रहा है। तो अगर ट्राइंगल की हाइट की बात कर रहा है, अगर वर्टेक्स से पूछ रहा है कि बताओ पी वाले वर्टेक्स की हाइट क्या है, क्यू वाले वर्टेक्स की हाइट क्या है, आर वाले वर्टेक्स की हाइट क्या है, तो वो क्या होता है मैंने आपको बता ही दिया कि जिस वर्टेक्स का पूछ रहा है वहां से एक लाइन ड्रॉ करो अपोजिट वाले साइड तक। लेकिन अगर किसी वर्टेक्स की हाइट नहीं पूछे, आपसे कहते कि बताओ ट्राइंगल की हाइट क्या है, तो उस केस में ट्राइंगल का जो बेस है वहां पर बनने वाला जो एल्टीट्यूड है उसकी लेंथ बतानी होती है। तो ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर मैंने बनाया है इसका बेस क्या है, क्यू आर है ना, तो इस क्यू आर पे जो एल्टीट्यूड होगा उसकी लेंथ हमको बतानी होगी। यानी पी वाले वर्टेक्स से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें क्यू आर के परपेंडिकुलर और इस पॉइंट को जैसे हम एस मान लें, तो बेसिकली आपको पी एस की लेंथ बतानी है। इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हमको ट्राइंगल की हाइट पूछ ले तो वो वर्टेक्स जो सबसे ऊपर है उस वर्टेक्स की हाइट हमको बतानी होगी उसके अपोजिट वाले साइड से। तो पी क्यू आर में कौन सबसे ऊपर है, पी है, तो बेसिकली पी वाले वर्टेक्स की हाइट हमको बतानी है। दिस एल्टीट्यूड इज ए डी इन द केस ऑफ फिगर 7.8। तो 7.8 वाली जो फिगर है इसमें एल्टीट्यूड क्या है, ये ए डी है। तो वैसे तो 3 एल्टीट्यूड बनेंगे लेकिन ट्राइंगल की हाइट पूछ रहा है ना, तो ट्राइंगल का जो बेस है वहां पर जो एल्टीट्यूड बनेगा उसी की वैल्यू हम बताएंगे। वॉट वुड द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी सी बी इन दिस ट्राइंगल। तो अब ये जो ट्राइंगल है इसमें ए वाले वर्टेक्स का एल्टीट्यूड क्या होगा, बी सी से। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो अगर ए वाले वर्टेक्स से हम लाइन ड्रॉ करें बी सी वाले साइड तक तो कोई भी लाइन हमको ऐसी नहीं मिलेगी जो बी सी के परपेंडिकुलर हो। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी तो ये जो लाइन है वो बी सी के परपेंडिकुलर नहीं, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री नहीं बनना है। इसी तरह से अगर एक लाइन मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँ तो यहाँ भी 90 डिग्री नहीं बनना है। लेकिन अगर मैं एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूँ सीधे और ये बी सी वाली लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दे तब यहाँ पर ये 90 डिग्री बनेगा। तो अगर किसी ट्राइंगल में, और ये चीज़ जनरली ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में होती है, मतलब जहाँ पर एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो बेस है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे ये राइट साइड में आप देख सकते हो कि भाई BC वाली लेंथ तो यहाँ तक थी, हमने क्या किया थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा दिया इस तरह से कि जब A से हम एक लाइन ड्रॉ करें BC के परपेंडिकुलर तो यहाँ पर ये 90 डिग्री बन जाए, क्योंकि ये जो लाइन हमने आगे बढ़ाई ये भी BC वाले लेवल तक ही है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो ये हमारा ग्राउंड है, एक बॉल हमारी यहाँ पर है। अब चाहे तो इस बॉल की हाइट हम सीधे यहाँ से ऐसे मेज़र कर लें, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ये देख लें कि ये बॉल किस लेवल तक है। जैसे ये इस वाले लेवल तक है, तो अगर हम यहाँ पर भी इसको ऐसे मेज़र करेंगे तो इन दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब यहाँ से भी हमको हाइट मिल जाएगी, क्योंकि बॉल जिस लेवल पे उसी लेवल का हम मेजरमेंट ले रहे हैं ना। तो इसी तरह से ये जो हमने आगे बढ़ा ये भी BC वाले लेवल में ही है। तो A से एक लाइन हम ड्रॉ करें 90 डिग्री पे, तो ये जो लाइन हमको मिलेगी ये इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा। यही बात कह रहा है, वी एक्सटेंड BC एंड देन ड्रॉप द परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू दिस साइड। हम BC को एक्सटेंड करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और फिर A से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप ये भी देख सकते हो कि अगर हमको ट्राइंगल के बेस से अपोजिट वाला जो वर्टेक्स है उसकी हाइट बतानी हो तो बेस क्या है, हॉरिजॉन्टल है। बेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो कैसी होगी, वर्टिकल होगी। मतलब इस लाइन के परपेंडिकुलर क्या होगा, ये वाली लाइन होगी। तो ये हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल हो जाएगी। तो जहां पर भी बेस से एल्टीट्यूड ड्रॉ होगा वहां पर आप देखोगे कि लाइन बिल्कुल वर्टिकल है।
मतलब सीधा ऐसे नीचे आ रही है। जैसे ये PQR वाला जो ट्रायंगल हमने लिया था, इसमें देख सकते हो ये जो एल्टीट्यूड है वो एकदम वर्टिकल है, सीधा ऐसे नीचे है। ऊपर AD में भी ऐसा ही था। एल्टीट्यूड्स यूजिंग पेपर फोल्डिंग। अब पेपर फोल्डिंग करके किस तरह से हम एल्टीट्यूड को फाइंड आउट कर सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। एक पेपर ट्रायंगल को कट आउट कर लो, एक साइड को आप फिक्स कर लो बेस, कि भाई ये बेस हो गया। फोल्ड इट इन सच अ वे दैट द रिजल्टिंग क्रीज इज एन एल्टीट्यूड फ्रॉम द टॉप वर्टेक्स टू द बेस। अब उस ट्रायंगल को इस तरह से आप फोल्ड करो कि जो क्रीज बने ना वो टॉप वाले वर्टेक्स का एल्टीट्यूड हो बेस से। जस्टिफाई वाई द क्रीज फॉर्म्ड शुड बी परपेंडिकुलर टू द बेस। अब आपको जस्टिफाई भी करना है कि जो क्रीज बन रही है वो बेस के परपेंडिकुलर क्यों है। तो चलिए आपको फोल्ड करके मैं दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास ट्रायंगल का एक पेपर कटआउट है और इस ट्रायंगल का ये बेस हो गया। अब इसकी अगर एल्टीट्यूड की बात कर लें तो यहाँ पर ऐसे कुछ बनेगा। उसके लिए इसको हमको फोल्ड करना होगा, मतलब इस वाले वर्टेक्स के अबाउट इसको फोल्ड कर देंगे। लेकिन फोल्ड करते टाइम एक बात का ध्यान रखना, बेस का ये वाला जो पार्ट है और इधर वाला जो पार्ट है वो ओवरलैप करना चाहिए, मतलब एक के ऊपर एक आना चाहिए। तो ये वाला जो कॉर्नर है इसी से फोल्ड करेंगे इस कॉर्नर के अबाउट, ये इस तरह से कि ये वाला जो कॉर्नर है ना वो इसी लाइन पे रहे। तो इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया कि ये वाला जो कॉर्नर था वो इसी लाइन पे आ रहा है, मतलब बेस का ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बिल्कुल एक के ऊपर एक आ रहा है। तो ये जो क्रीज हमारी बनी है ये इसका एल्टीट्यूड है। अब जस्टिफाई करने के लिए इसी के ऊपर प्रोटेक्टर को रख के हम देख लेंगे कितना एंगल बनना है। लेकिन उससे पहले ये जो क्रीज बननी उस पर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ये हाईलाइट रहे। अब इस लाइन पे अगर हम प्रोटेक्टर को रखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो क्रीज है वो 90 डिग्री वाली लाइन पे है। तो मतलब जो क्रीज हमने ड्रॉ की है वो बेस के परपेंडिकुलर है और ये वाले वर्टेक्स तक जा रही है, तो मतलब ये एल्टीट्यूड है। ये जस्टिफाई हो गया। कंस्ट्रक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। अब चलिए ट्राइंगल के एल्टीट्यूड को कंस्ट्रक्ट करते हैं। कंस्ट्रक्ट एन आर्बिट्रेरी ट्राइंगल। अब कोई सा भी आप एक ट्राइंगल बना लो, आपके मन में जैसा भी ट्राइंगल आ रहा हो वैसा आप बना लो। उनके वर्टिसेस को आप लेबल कर दो ABC। जो BC है उसको आप बेस मान लो। अब कंस्ट्रक्ट करो एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC। BC से A तक एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करो। कंस्ट्रक्टिंग द एल्टीट्यूड यूजिंग जस्ट अ रूलर इज नॉट एक्यूरेट। अगर आप एल्टीट्यूड का कंस्ट्रक्शन सिर्फ रूलर की हेल्प से कर रहे हो तो वहाँ से आपको एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपने ये ट्राइंगल बना दिया, ये B है, ये C है, BC बेस हो गया, ये A हो गया। अब अगर आप सोचो कि हम रूलर को रख के ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे तो हमारा एल्टीट्यूड ड्रॉ हो जाएगा, तो वहाँ से आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो रूलर है वो थोड़ा बहुत कुछ टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। आप एकदम परफेक्टली उसको अरेंज नहीं कर सकते। मतलब आपको हो सकता है लग रहा हो कि हमने बिल्कुल रूलर को ऐसे रखा है, लेकिन हो सकता है वो थोड़ा सा तिरछा हो, ऐसे रूलर हो, या फिर वो जो रूलर है वो थोड़ा ऐसे राइट की तरफ झुकी हो। तो मतलब परफेक्टली बिल्कुल स्ट्रेट आप अरेंज नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। टू गेट अ मोर प्रिसाइज एंगल ऑफ 90 डिग्री वी यूज द सेट स्क्वायर अलॉन्ग विद अ रूलर। लेकिन अगर आपको और प्रिसाइज और बारीक 90 डिग्री का एंगल चाहिए कि एकदम एग्जैक्टली 90 डिग्री हो, तब फिर आपको रूलर के साथ साथ सेट स्क्वायर का भी यूज करना होगा। कैन यू सी हाउ टू डू दिस? क्या आप देख सकते हो इसको हम कैसे करेंगे? तो ये आपको स्टेप्स दिए हुए हैं, बट चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। अब ये हमारे पास एक ट्राइंगल ABC है, इसका एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करें? देखो, अगर सिर्फ रूलर का आप यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम ये आएगी, मतलब एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए A से एक लाइन ड्रॉ करेंगे BC के परपेंडिकुलर। तो जब यहाँ पर हम स्केल को सेट करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये गारंटी नहीं कि यहाँ पर 90 डिग्री बने। मतलब हो सकता है आपको लगे कि यार थोड़ा सा इसको और ऐसे होना चाहिए या थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए। तो ये जो थोड़ा बहुत कुछ एडजस्टमेंट है इसकी वजह से एरर आ सकता है, गलती हो सकती है। मतलब यहाँ पर हो सकता है 90 डिग्री से कम बन जाए, ज़्यादा बन जाए, क्योंकि हमको कैसे पता चलेगा हमने स्केल बिल्कुल सही सेट की है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रूलर के साथ साथ सेट स्क्वायर का भी यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल का जो बेस है उसके अलाउंग रूलर को हम सेट कर लेंगे। मतलब इस बेस से टच करा के ये रूलर को हमने ऐसे रख लिया। अब आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह का सेट स्क्वायर होगा, 2 ठो होता है, कोई एक आपको ले लेना है। और इस सेट स्क्वायर का एक जो एज है उसको रूलर से बिल्कुल मिला के आपको सेट कर लेना है। ठीक है, ये इस तरह से रख दिए। ध्यान रखना थोड़ा सा भी इधर उधर ऐसे ना होना चाहिए। उसके लिए आप बिल्कुल एक फिंगर का यूज़ करना, तो इससे सही सेट हो जाता है। तो ये आपने ऐसे कर लिया। अब इसमें अक्सर गलती क्या होती है, देखो जैसे अभी मैंने इसको दबाया और स्केल हट गई, तो जो स्केल है वो बिल्कुल ट्राइंगल के बेस से टच रहे। इसको ऐसे फिक्स कर लेना, फिर सेट स्क्वायर का एक साइड ऐसे यहाँ पर टच करा लेना। अब इसका दूसरा जो एज है
उसको ए वाले वर्टेक्स तक हमको ले जाना है। ऐसे स्लाइड करके आप ले जाना। ये हो गया। अब बस यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दो। अब देखो यहां से थोड़ा सा कर्व है, तो अगर ऐसे पूरा ड्रॉ करोगे थोड़ा सा कर्व हो जाएगा। तो जहां तक ये स्ट्रेट आ रहा है वहां तक ड्रॉ कर लेना। फिर जो ये थोड़ा सा पार्ट बचा है उसको रूलर से ड्रॉ कर लेना। तो ये एल्टीट्यूड हमारा ड्रॉ हो गया। अगर ये पॉइंट हमारा डी है तो ये एडी क्या है, एल्टीट्यूड हो गया। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। सबसे पहले रूलर को ट्राइंगल के बेस के अलॉन्ग सेट कर लो। फिर सेट स्क्वायर का एक जो एज है वो इसी रूलर पर रख के स्लाइड करो, टॉप वाले वर्टेक्स तक ले जाओ। बस फिर लाइन ड्रॉ कर दो, आपको एल्टीट्यूड मिल जाएगा। डज देयर एग्जिस्ट अ ट्राइंगल इन विच अ साइड इज ऑल्सो एन एल्टीट्यूड? क्या ऐसा ट्राइंगल एग्जिस्ट कर सकता है जहां पर एक साइड उस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड भी हो? विजुअलाइज सच अ ट्राइंगल एंड ड्रॉ अ रफ डायग्राम। अब विजुअलाइज करो, मन में इमेज बनाने की कोशिश करो ऐसे ट्राइंगल की जिसका एक साइड उसका एल्टीट्यूड भी हो। तो अगर इसका एक रफ डायग्राम हम बनाना चाहें तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम बेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये BC बेस हो गया। अब एल्टीट्यूड कैसे ड्रॉ होगा? ये चीज़ आप जानते हो कि बेस से अगर हम 90 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ करें अपोजिट वाले वर्टेक्स तक तो वही एल्टीट्यूड होगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ, मान लो यहाँ पर हमारा वर्टेक्स A है तो ये एल्टीट्यूड होगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो जो एल्टीट्यूड है वो ट्राइंगल का साइड भी हो। तो दूसरा साइड कहाँ से स्टार्ट होता है, जहाँ पर एक साइड एंड होता है। मतलब BC बेस हो गया, ये एक साइड हो गया। अब बाकी दो जो साइड होंगे उनमें से एक B से निकलेगा और एक C से निकलेगा। तो हमको ऐसा एल्टीट्यूड बनाना है जो या तो B से निकल रहा हो या C से निकल रहा हो। तो अगर C से एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये साइड तो हो जाएगा, लेकिन एल्टीट्यूड के लिए बेस से 90 डिग्री बनना चाहिए। तो मतलब C से जो लाइन निकलेगी वो ऐसे सीधा ऊपर जाए। जैसे यहाँ पर हमारा वर्टेक्स A है तो यहाँ बनेगा 90 डिग्री। अब इसको अगर हम ऐसे ज्वाइन कर दें तो देखो ये एक ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल में ये वाला जो साइड है ये ट्राइंगल का एल्टीट्यूड भी है, क्योंकि ये जो AC वाली लाइन है वो BC के परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे है और अपोजिट वाले वर्टेक्स तक जा रही है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक लाइन जो A से निकल के उसके अपोजिट वाला वर्टेक्स दैट इज BC वहाँ तक जा रही 90 डिग्री बनाते हुए। तो AC वाली जो लाइन है वो इस ट्राइंगल का एक साइड भी है और इसी के साथ साथ ये एल्टीट्यूड भी है इस ट्राइंगल का। वी सी दैट दिस हैपेंस इन द ट्राइंगल्स वेयर वन ऑफ द एंगल्स इज अ राइट एंगल। तो ऐसा कहाँ पर होगा? उस ट्राइंगल में होगा जहाँ पर एक एंगल राइट एंगल हो, जैसे मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। अब वो ट्राइंगल्स जहाँ पर एक एंगल राइट एंगल होता है उसको हम कहते हैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल्स या सिंपल राइट ट्राइंगल्स। एल्टीट्यूड फ्रॉम A टू BC। तो यहाँ पर ये जो ट्राइंगल आपको दिया है वहाँ पर देख सकते हो जो वर्टेक्स A है उससे एक लाइन हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें बेस तक तो ये जो AB हमको मिलेगा ये इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड है और ये इसका साइड भी है। तो ट्राइंगल ऐसे भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। यहाँ पर B पे 90 डिग्री बनना है, यहाँ पर मैंने C पे 90 डिग्री बना दिया, लेकिन दोनों ही राइट ट्राइंगल्स हैं जहाँ पर एक साइड इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड भी है। 7.5 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। अब हमने जो ट्राइंगल्स की स्टडी की है वहाँ पर हमारा सामना कई तरह के ट्राइंगल्स से हुआ है, जैसे इक्विलेटरल, आइसोस्लेज, स्केलीन और राइट एंगल ट्राइंगल्स। डिड यू स्पॉट एनी अदर टाइप ऑफ ट्राइंगल? क्या कोई और टाइप का ट्राइंगल आपको मिला? अब ये जो क्लासिफिकेशन है ट्राइंगल्स का एज इक्विलेटरल एंड आइसोस्लेज, ये बेस्ड होता है इक्वालिटी ऑफ साइड्स पे। मतलब यहाँ पर हम साइड के इक्वालिटी के सेंस में बात करते हैं। जैसे जो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं उनके सारे ही साइड इक्वल लेंथ के होते हैं, इसी तरह से जो आइसोस्लेज ट्राइंगल्स हैं उनके दो साइड इक्वल लेंथ के होते हैं। वहीं जो स्केलिन ट्राइंगल्स हैं उनके तीनों ही साइड डिफरेंट लेंथ के होते हैं। तो यहाँ पर साइड की इक्वालिटी के सेंस में हम बात कर रहे हैं कि नहीं, कि इक्विलेटरल में तीनों साइड आपस में इक्वल हैं, आइसोस्लेज में दो साइड आपस में इक्वल हैं और स्केलिन ट्राइंगल में तीनों साइड डिफरेंट लेंथ के हैं। मतलब कोई भी दो साइड आपस में इक्वल लेंथ का नहीं है। तो क्या इसी तरह का क्लासिफिकेशन हम इक्वालिटी ऑफ एंगल्स के बेसिस पे कर सकते हैं? मतलब ऐसे ट्राइंगल्स जिनके तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, ऐसे ट्राइंगल्स जिनके दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं और ऐसे ट्राइंगल्स जिनके तीनों एंगल डिफरेंट हैं, मतलब कोई भी दो एंगल आपस में इक्वल नहीं है। तो क्या ऐसा क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं? क्या कोई रिलेशन होगा इन दो क्लासिफिकेशंस के बीच में? मतलब वो क्लासिफिकेशन जो इक्वालिटी ऑफ साइड के बेसिस पे है और वो क्लासिफिकेशन जो इक्वालिटी ऑफ एंगल के बेसिस पे है, तो क्या इनके बीच कोई रिलेशन है? तो इसका आंसर जो है वो आगे के चैप्टर में हम देंगे। वी यूज्ड एंगल मेजर्स व्हेन क्लासिफाइंग अ ट्राइंगल एज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने एंगल मेजर का यूज़ किया जब किसी ट्राइंगल को हमने एज राइट एंगल ट्राइंगल क्लासीफाई किया। भाई किसी ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कब कहते हैं? जब उसमें एक एंगल 90 डिग्री का होना,
तो यहाँ पर एंगल के सेंस में बात की कि नहीं हमने। व्हाट आर द अदर टाइप्स ऑफ एंगल्स बेस्ड ऑन एंगल मेजर्स, तो एंगल मेजर की बेसिस पे, मतलब एंगल की वैल्यू के बेसिस पे और कौन कौन से टाइप के ट्राइंगल्स हैं ये आप बताओ। अ क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स बेस्ड ऑन दियर एंगल मेजर्स इज एक्यूट एंगल्ड, राइट एंगल्ड एंड ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल्स। तो एंगल मेजर की बेसिस पे जो ट्राइंगल्स को क्लासीफाई किया जाता है उनमें से एक होता है एक्यूट एंगल्ड, एक होता है राइट एंगल्ड और एक होता है ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्राइंगल। अब ये तो ऑलरेडी हमने देख लिया है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होते हैं। ये ऐसे ट्राइंगल होते हैं जहां पर एक राइट एंगल होता है। अब इसी तरह से ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में एक ऑब्ट्यूस एंगल होता है, मतलब ऐसे ट्राइंगल्स जहां पर एक ऑब्ट्यूस एंगल हो, यानी एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो, तो ऐसे ट्राइंगल को हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब ये बताओ एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होगा। क्या हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसा ट्राइंगल जहां पर एक एक्यूट एंगल हो? अगर नहीं तो क्यों नहीं? मतलब जैसे हमने राइट एंगल ट्राइंगल को डिफाइन किया कि एक ऐसा ट्राइंगल जहां पर एक राइट एंगल हो वो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसी तरह से एक ऐसा ट्राइंगल जहां पर एक ऑब्ट्यूस एंगल हो उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल कहते हैं। तो क्या उसी तरह से एक ऐसा ट्राइंगल जहां पर एक एक्यूट एंगल हो उसको एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहेंगे? अगर आप कह रहे हो कि नहीं ऐसा नहीं होता तो क्यों नहीं, तो देखो एक्यूट एंगल ट्राइंगल को हम इस तरह से डिफाइन नहीं करते। बेसिकली एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होते हैं जहां तीनों ही एंगल एक्यूट एंगल होते हैं, मतलब तीनों ही एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं। लेकिन ऐसा क्यों, इसके पीछे का रीज़न क्या है? हम इसको ऐसे क्यों नहीं डिफाइन कर सकते कि एक्यूट एंगल ट्राइंगल एक ऐसा ट्राइंगल है जहां पर एक एक्यूट एंगल हो? क्या प्रॉब्लम होगी? तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको इसको समझाता हूँ। तो देखो जब हम राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो इसमें एक राइट एंगल होता है। अब बाकी दो जो एंगल हैं, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये 90 डिग्री नहीं है बल्कि 90 डिग्री से कम होता है, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी में आपने पढ़ा है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। एक अगर 90 है तो मतलब बाकी दो एंगल का जो सम है वो 90 होना चाहिए, तो दोनों को मिला के 90 होना चाहिए, तो मतलब बाकी दो जो है वो 90 से कम होंगे। मतलब सिंपल सी बात ये है कि राइट एंगल ट्राइंगल में सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी नहीं। अब इसी तरह से अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल की बात कर ले तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑब्ट्यूस एंगल है, लेकिन बाकी दो जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस नहीं है बल्कि एक्यूट एंगल है। अब अगर एक ऐसा ट्राइंगल हम बनाना चाहें जहाँ पर सिर्फ एक एक्यूट एंगल हो, मतलब बाकी दो जो एंगल है वो एक्यूट ना हो, 90 डिग्री हो सकते हैं या ऑब्ट्यूस हो सकते हैं, तो क्या ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल है? चलिए चेक करते हैं। तो जैसे मैंने ये बेस बना दिया। अब अगर दो ऑब्ट्यूस एंगल हो तब क्या होगा? एक साइड ऐसे चला जाएगा, एक साइड ऐसे चला जाएगा, तो देख सकते हो दोनों साइड आपस में मिलेंगे नहीं और ट्राइंगल बनेगा नहीं। तो अगर दो एंगल ऑब्ट्यूस हैं तो ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। अगर दोनों ही एंगल 90 डिग्री के हो जाएं, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, तो भी देख सकते हो लाइंस नहीं मिलेंगी, ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। अब इसी तरह से अगर मान लो एक ऑब्ट्यूस है और एक राइट एंगल है, तो इस केस में भी लाइंस नहीं मिलेंगे और ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो अगर हम एक ऐसा ट्राइंगल बनाना चाहें जहाँ पर सिर्फ एक एक्यूट एंगल हो और बाकी दो जो एंगल हैं वो दोनों ऑब्ट्यूस हो सकते हैं, दोनों 90 हो सकते हैं, या एक ऑब्ट्यूस और एक 90 हो सकता है, तो उस केस में ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो रीज़न मैंने आपको बता दिया। तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल को कैसे डिफाइन करते हैं कि यहाँ पर तीनों ही एंगल एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो अगर इस तरह से एक ट्राइंगल मैं बना दूँ जहाँ पर ये वाला जो एंगल है ये एक्यूट हो, ये वाला भी एक्यूट हो और ये वाला भी एक्यूट एंगल हो, मतलब तीनों ही एंगल 90 डिग्री से कम है, तो ऐसे ट्राइंगल को हम एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब इसके बाद सिर्फ एक फिगर इट आउट बचा है, उसको आप अपने से ट्राई कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको करा दूंगा। अभी जैसा आप देख सकते हो बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही होगी, बगल में कंस्ट्रक्शन या कह सकते हैं डिस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। 10 मिनट की वीडियो 1 घंटे में बन रही है, बिकॉज बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, तो रिपीट करना होता है, पॉज करना पड़ता है, इसीलिए वीडियो टाइम से नहीं आ पा रही है। बट आप इसको ट्राई कर लेना, मैं बहुत जल्द इसकी वीडियो लाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। उसके बगल में एक बेल का आइकन होगा, उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, तो जब भी नई वीडियो आएगी आपको मैसेज आ जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।